है। कुछ याद नहीं है किसी को? कोई टॉपिक जो पढ़ा हो आपने लास्ट क्लास? Certain globular proteins. टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रोटीन्स का? Yes, sir. Yes, sir. देखो last class what we did, I'll just repeat. You had proteins which were polymers, and they are made up of alpha amino acids. टोटल कितनी वैरायटी थी अल्फा अमीनो एसिड्स की? 20। इसको हमने डिवाइड किया था 10 और 10 में। 10 तुम्हारी बॉडी बना सकती है, 10 तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकती है। जो बॉडी नहीं बना सकती है वो क्या हो जाएंगे? Non-essential. नहीं, जो बॉडी नहीं बना सकती है दोज विल बिकम एसेंशियल। तभी तो खाने में खाना पड़ेगा उसको। जो बॉडी बना लेगी उसको क्यों खाओगे तुम? उसको जरूरत नहीं है। तो जो बॉडी तुम्हारी बना सकती है दोज बिकम नॉन एसेंशियल। जो बॉडी नहीं बना सकती वो एसेंशियल होते हैं। अब 10 इनमें से 20 में से 19 कायरल होते हैं। Chiral means they're optically active. Which one was optically inactive? I told you last class. Glycine. Glycine. Plus alpha amino acids can be acidic, basic or neutral. Ab when we go through the structure, like how they are joined, suppose glycine valine के साथ जुड़ा है, वो lysine के साथ जुड़ा है, वो glutamic acid के साथ जुड़ा है। ये specific sequence की वजह से proteins अपना काम करते हैं। This is called primary structure. The sequence in which alpha amino acids are joined to each other and they are linked through this bond, CONH bond. क्या बुलाते हैं इस बॉन्ड को हम? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। सेकेंडरी स्ट्रक्चर is because of hydrogen bonding. ये पेप्टाइड बॉन्ड पोलर है, so it like to form maximum number of hydrogen bonds. उसके लिए या तो वो कॉइल कर जाता है ऐसे, या वैसे पैरेलल लाइंस की तरह। अगर कॉइल कर जाता है तो स्ट्रक्चर को अल्फा बोलते हैं। अब देखो अल्फा के साइड पे मैंने तुम्हें लिखवाया था इंट्रा, और अगर पैरेलल लाइंस की तरह क्रिएट हो गया तो बीटा प्लेटेड। उसके साइड पे तुमने इंटर लिखा होगा बुक में। लिखा है आप लोगों ने इंट्रा और इंटर? Yes, sir. Now this is the secondary structure which is because of hydrogen bonding. कोई पूछे सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी किसकी वजह से होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर means the overall shape the protein will adopt, which can be like a globule or it can be like a fiber or a thread. ये वाटर soluble होते हैं, ये वाटर insoluble होते हैं। दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच पे जो प्रोटीन शेप अडॉप्ट करेगा दैट विल बी थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। वो उस शेप की वजह से अपना काम करता है, दैट इज कॉल्ड नेटिव स्ट्रक्चर। हमने नेटिव स्ट्रक्चर तक लास्ट क्लास में किया था। अब देखो यहाँ पे, दिस इज द लास्ट टॉपिक वी स्टडीड। प्राइमरी कर लिया था, सेकेंडरी, एंड वी स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट। ये सब ने मार्क किया हुआ एट नॉर्मल। देखो ये बॉक्स वाला जो मार्क्ड है बुक में। Yes. ओके उसके नीचे अब टॉपिक दिया है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सब प्रोटीन्स में नहीं होता, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सम प्रोटीन्स हैव मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जैसे हीमोग्लोबिन है, उसमें अलग अलग पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड ये सपोज आयरन के साथ ऐसे जुड़े होते हैं,
ये स्पेस में उसके साथ एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल होगा। तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स का जो स्पेटल अरेंजमेंट है एक दूसरे के साथ, स्पेस में जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन में नहीं होता, ये उसमें होता है जिसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 लाइन लिखी हुई है, इसको रीड कर लो। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, जस्ट रीड दीज 3-4 लाइंस गिवन एट द एंड ऑफ द पेज। जल्दी से पढ़ो इसको। तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डू ऑल प्रोटीन्स हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, योर आंसर विल बी नो। लिखना तो लिख लो, ऑल प्रोटीन्स डोंट हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वैसे उसकी लास्ट लाइन में मैंने मेंशन किया हुआ है इसको। पढ़ लिया? यस नो? Yes, sir. देखो, when we come to denaturation of proteins, mark this topic as very important. Denaturation is one of the most important topics from this chapter. Mark this as very important. अब तुम्हें जो इसमें समझ आना चाहिए, ये सपोज एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये इस शेप में इसलिए आया बिकॉज अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। When it is subjected to change in temperature and pH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो जाएं या डाइसल्फाइड ब्रिजेस ब्रेक हो जाएं, these globules will open up. So this globular protein will change into fibrous. उसकी शेप चेंज हो गई। It will no longer perform its biological function. That is called denaturation of protein. अब इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, यू टेक मिल्क, नॉर्मल मिल्क हम लेते हैं। अब इसके अंदर तुम अगर इसका पीएच चेंज कर दो, हम मिल्क में यूजली जो पीएच चेंज करते हैं उसमें नींबू डाल देते हैं। जब तुम उसमें नींबू का रस डालते हो तो उसका पीएच चेंज हो जाता है। फिर उसको अगर हम हीट करते हैं, दैट मिल्क चेंजेस टू कॉटेज चीज, उससे पनीर बन जाता है। जब पनीर बनता है तो पानी अलग हो जाता है, क्योंकि वो पनीर वाटर में सॉल्युबल नहीं है। दैट कॉटेज चीज इज इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाट हैज हैपेंड, milk contained lactoalbumin which was a globular protein. तुमने pH और हीट करके, टेम्परेचर चेंज करके उसके जो वीक बॉन्ड्स थे उनको तोड़ दिया ऐसे, तो ग्लोबुलर फाइब्रस में चेंज हो गया। और फाइब्रस वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो पानी अलग हो गया और व्हाइट वाला हिस्सा अलग हो गया मिल्क का, जिसको हम कॉटेज चीज या पनीर बोलते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ डिनेचरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, डिनेचरेशन इज, आई ऑलरेडी स्टेटेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर। वो तुम्हें पूछेंगे डिनेचरेशन में कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तुम्हारा आंसर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड लिंकेज है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हायर स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है काफी। तो सबसे पहले आप इतना पार्ट रीड करो। 4 लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं, एक बार रीड करो इनको। पढ़ लिया? Yes, sir. अब जो बोर्ड एग्जाम में आया था,
वो यहाँ से शुरू हो रहा है वो आंसर जो मैंने अब हाईलाइट किया है. केमिकली ड्यूरिंग डिनेचरेशन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. इसके आगे लिखो, इसके आगे लिख लो. अगर पूछो व्हाई प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. Because peptide bonds are extremely strong. सर ये कहाँ सर? जो हाईलाइटेड है उसके आगे लाइन लिख ले, जगह खाली नजर आ रही है जो हाईलाइट किया है उसके आगे, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है अभी, यहाँ लिख ले. Because peptide bonds are extremely strong. अब सपोज तुम एग लेते हो, नॉर्मल एग को तुम अगर ब्रेक करते हो वो सेमी फ्लूइड टाइप होता है. अब तुम उस एग को 15 मिनट बॉइलिंग वाटर में रख दो, जो हार्ड बॉयल एग होता है वो सॉलिड होता है, वो सेमी फ्लूइड नहीं रह जाता क्योंकि उसका प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया. फ्रॉम ग्लोबुलर दैट हैज बिकम फाइब्रस. अगेन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिनेचरेशन. वो तुम्हें ये पूछेंगे डिनेचरेशन में कौन से स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तुमने प्राइमरी नहीं लिखना, सेकेंडरी और टर्शियरी लिखना है. प्राइमरी इंटैक्ट रहता है, वो नहीं टूटता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. आर यू क्लियर विद दिस? जो Yes. मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया है, कौन सा एग्जांपल दिया है? कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क. लिख लो, पेज के टॉप पे लिख लो. कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कॉटेज चीज इज एन एग्जांपल ऑफ डिनेचरेशन. Conversion of milk to cottage cheese is an example of denaturation. लास्ट जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे खाने के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. किसी को याद है कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है? What is the function of carbohydrates? बताया था मैंने क्लास में. Anybody remembers? They provide us energy. मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है मैं तीशा को 1 to 1 पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे. किसी को याद नहीं बाकी? Yes sir, they provide energy. They don't have any other function. प्रोटीन्स क्या करते हैं? They are responsible for growth and maintenance. बताया था लास्ट. Yes. Yes sir. पढ़ो इसको, फंक्शन ऑफ प्रोटीन रीड करो. देखो अब प्रोटीन्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म है. डिनेचरेशन अच्छी तरह करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट वी कम टू विटामिन्स. नाउ बहुत ही कम क्वांटिटी में कुछ मॉलिक्यूल्स नॉर्मल बॉडी के फंक्शनल के लिए हमें चाहिए होते हैं. इनिशियली वी थॉट देम टू बी अमाइंस, तो हमने नाम रखा था वाइटल अमाइंस. तो इसको शॉर्टर वर्जन में करते करते देन वी अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम आर नॉट अमाइंस. वी स्टार्टेड कॉलिंग देम एज विटामिन्स. They don't provide us with energy. First thing is vitamins don't provide us with energy. From 5th or 6th grade onwards, you have been studying the deficiency disease of vitamins like beriberi, scurvy, rickets and so on and so forth. That is a part of your syllabus. अब vitamins में जो तुमने समझना है, जो 12th में तुम्हें याद होना चाहिए, अब इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वाटर सॉल्युबल और water insoluble which are called as fat soluble. अब vitamins की tablets आती हैं. तुम रेगुलर बेसिस पे कोई भी vitamins नहीं खा सकते हो. They can damage your body also. Water soluble जो vitamins हैं those can be consumed on daily basis. Because अगर हम ज्यादा भी खा लेंगे, क्योंकि ये water soluble हैं, they will be excreted out in the form of urine. Fat soluble ये हम डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहेंगे बिकॉज ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं. सो दे कैन डैमेज द बॉडी. जैसे विटामिन ई है. अब डॉक्टर अगर विटामिन ई किसी को दे रहे हैं खाने के लिए तो उसको बोलेंगे आप 2 हफ्ते खाना फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, बिकॉज वो रोज नहीं खा सकते हो कुछ साल के लिए. वो बॉडी में स्टोर होकर बॉडी को डैमेज कर देगा. तो विच vitamins
कैन बी कंज्यूम्ड ऑन डेली बेसिस? क्या आंसर होगा? Water soluble. Water soluble. लिख लो, इसको लिख लो पेज के एंड पे, यहाँ पे विटामिन जहाँ दिया हुआ है इसके एंड पे लिख लो, बिल्कुल नीचे जगह खाली है, यहाँ पे लिखो वाटर soluble vitamins can be taken. Water soluble vitamins can be taken on daily basis, not fat soluble. Not fat soluble. इसमें ये एग्जाम्पल एक दो याद कर लेना, वाटर सॉल्युबल के एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट किए, एक दो मार्क कर लो इसमें, और ये फैट सॉल्युबल है. I think few years back there was a 3 mark question in board exam. Water vitamins, ये यहाँ पे definition लिखी हुई है. How are they categorized? Give example. And they asked deficiency disease of couple of them. तो पूरा 3 mark question था. Water vitamins, how are they classified? Give example and give the deficiency disease of A या K था, ऐसे कुछ पूछा था. अब तुमने ये पूरा टेबल, मैं पहले समझा देता हूँ इसमें क्या क्या गिवन है. पहले तो टेबल पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख के इसको टिक कर लो. एनसीईआरटी में कुछ विटामिन्स का केमिकल नेम दिया हुआ है, जैसे विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये बोर्ड एग्जाम में आया था. इसमें मैंने वही लिखे हैं जो नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपको याद करने हैं. विटामिन ए का नहीं दिया हुआ तो नहीं याद करना उसको, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया वो पेपर में नहीं आता है. अब वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, एक पैराग्राफ सा देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई उसको, ये डिजीज है, बताओ कौन सी डाइट खाए. सपोज किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या खाना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा है. सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, गुआवा, ऐसे. सपोज B1 की डेफिशिएंसी है तो सीरियल, पल्सेस, नट्स. ये याद करना आपने. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज विटामिन्स, यू मस्ट रिमेंबर. अगर वो डेफिशिएंसी है किसी को तो क्या खाना चाहिए, ये याद करना है. काफी जगह मिल्क काम कर लेगा इसमें से. उसके बाद राइट साइड पे डेफिशिएंसी डिजीजेस दिए हुए हैं तुम्हें. ये तुमने छोटी क्लास से जो पढ़ते आए हो, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, यहाँ लिखे हुए हैं सारे. इसमें जैसे स्कर्वी का है, थोड़ा सा डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है. A person was having irregular diet and there was bleeding in the gums. Which vitamin do you think that person is deficient in? And what kind of diet that person should consume? तो अगर वो indirect question पूछ लें, instead of asking the deficiency disease, if they write about the disease and ask you which vitamin deficiency is there, you should be able to do the other way around also. Are you clear with this? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. जितना थोड़ा बहुत मैंने डिजीज के बारे में लिखा है, जैसे रिकेट्स के बारे में लिखा है कि उसमें बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, टीथ में डिके हो जाता है, हल्का सा उस डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये क्लियर है तुम सबको ये पॉइंट? ये टेबल आपने अच्छी तरह इसको याद करना है. मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर आता है. डिफिशिएंसी डिजीज क्या है या उसका सोर्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में. ठीक है यहां तक? कोई डाउट किसी का? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? देखो अब नेक्स्ट, अब हम शुरू कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स. दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, न्यूक्लिक एसिड्स. कितने लोगों के पास बायो है तुम में से? किसी के पास बायो है? तान्या और ओके. जिन लोगों के पास बायो है, काफी है तुम्हारे बैच में, तुम लोगों के लिए बड़ा इजी टॉपिक है ये. जिनके पास बायो नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, ट्रिकी है हल्का सा ये टॉपिक, उनको नहीं समझ आता पहली बार. तो तुम लोग जिनके पास बायो नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना न्यूक्लिक एसिड्स. दिस इज वेरी इजी फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव बायो विद देम. देखो अब हमारी बॉडी काम कैसे करती है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट फंडामेंटली सो दैट यू आर एबल टू अप्रिशिएट न्यूक्लिक एसिड्स इन अ बेटर लाइट. हमारे सेल के अंदर
all cells in our body, there is a nucleus. Now, this nucleus is responsible for the functioning of the proper functioning of the cell. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए बेसिकली पूरे सेल की मेंटेनेंस, उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पर डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता. डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म करता है आरएनए. आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. दोनों को न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में डाला गया है. ये न्यूक्लियस के बाहर वाली जगह को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो डीएनए सेल को मेंटेन कैसे करता है? डीएनए आरएनए बनाता है न्यूक्लियस के अंदर. आरएनए बाहर आया एंड दिस विल फॉर्म प्रोटीन. जो एक्चुअली सेल की मेंटेनेंस है, दैट इज बीइंग डन बाय प्रोटीन्स. दिस इज व्हाट आई taught you. Proteins are responsible for growth and maintenance of the body. But कौन सी प्रोटीन बनेगी, वो जो मैसेज है वो डीएनए पे लिखा हुआ है. डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना रहा, पर मैसेज आरएनए पे लिख रहा है और आरएनए जाके प्रोटीन बना रहा है. तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, आरएनए न्यूक्लियस में बनता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है. तो सेल की पूरी मेंटेनेंस is primarily done by DNA. DNA is controlling each and every aspect of your body. तुम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, तुम कितनी बार आईज ब्लिंक करते हो, every aspect of your body is controlled by your DNA. The color of your eyes, the color of your skin, the texture of your skin, the functioning of your heart, everything is controlled by DNA. अब this DNA between humans, it is common to the extent of 99.9%. बिकॉज के स्ट्रैंड्स कॉमन होंगे. हम सब की बॉडी में हार्ट का फंक्शन सेम है, या लिवर का फंक्शन सेम है, या पेनक्रियास का फंक्शन सेम है. तो हम सबके डीएनए ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, बट वी लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज सम स्लाइट माइन्यूट डिफरेंसेस आर देयर. तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अवर पैटर्नल एंड मैटरनल साइड. बच्चों की शक्ल माँ बाप से इसलिए मिलती है बिकॉज डीएनए, उनका जो डीएनए है वो मदर और फादर की साइड से आ रहे हैं, उसके फ्रेगमेंट्स. अब ये वर्ड मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, इफ यू रिकॉल, यू रिमेंबर द वर्ड पॉलीमर. याद आ रहा है सबको? पॉलीमर क्या होता है? क्या होता है पॉलीमर? व्हाट इज पॉलीमर? एनीबॉडी? विच इज अ लार्ज मॉलिक्यूल. किससे बना होता है पॉलीमर? चेन ऑफ मोनोमर. मोनोमर पढ़ा था. सिंगल यूनिट को क्या बुलाते हैं? मोनोमर. तो ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स हैं, एक छोटे यूनिट से बने होंगे जिसको हम मोनोमर बोलते हैं. अब जो इनका मोनोमर है वो 3 चीजों से बना हुआ है. उसमें एक शुगर होता है जो एक बेस के साथ कनेक्टेड है, एंड दिस शुगर इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू अ फॉस्फेट. ये 3 चीजें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं. ये एक यूनिट है, ये मोनोमर है. ऐसे बिलियंस अगर जुड़ते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स और हंड्रेड्स और मिलियंस, ऐसे बिलियन अगर जुड़ रहे हैं, you get a DNA. So the monomeric unit has 3 parts. A sugar which is connected to a base which is connected to a phosphate group. बेस और फॉस्फेट आपस में नहीं जुड़े हुए, दोनों शुगर के साथ जुड़े हुए. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. ये मोनोमर है. और ये जुड़ेंगे कैसे? शुगर को मैं लिख रहा हूँ, फॉस्फेट पी लिख रहा हूँ, बेस को बी लिख रहा हूँ. शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस. फॉस्फेट का OH गया, शुगर का H गया, ये वाटर निकला, ये जुड़ गए. ऐसे वाटर निकला, ये जुड़ गए. तो तुम ध्यान से देखो, इसमें एक बैकबोन क्रिएट हो गया.
SP चलते जाएंगे और हर S के साथ एक बेस लगा हुआ है। डीएनए में सिर्फ 4 पॉसिबल बेस होते हैं, 4। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है। अब थोड़े ध्यान से सुनना। अब ये जिसके पास बायो नहीं है तुम्हारे लिए मुश्किल है। डीएनए में ये जो बैकबोन है, एसपी 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 ऐसे चल रहा है। दिस इज लाइक अ स्ट्रैंड, एक पूरा चेन है एसपी एसपी एसपी। तो डीएनए में ऐसे 2 स्ट्रैंड्स हैं ऐसे, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है इनका। तो अब ये येलो लाइन मैंने बनाई है, ये एसपी है, ऐसे सोचो, ये एसपी ऐसे चल रहा है इसमें। अब हर एस के साथ एक बेस लगा होगा। तो अगर यहाँ पे ए है तो दूसरे वाले पे टी होगा। हमेशा ए टी के साथ पेयर करता है। अगर यहाँ पे जी है तो इस साइड सी होगा। यहाँ पे टी है तो यहाँ ए होगा। यहाँ पे अगर दोबारा मैं ए ले रहा हूं तो यहाँ पे टी होगा। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ जी होगा। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं। वो तुम्हें पूछेंगे क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में आइडेंटिकल हैं? ये दोनों स्ट्रैंड सेम हैं क्या? तुम्हारा क्या आंसर होगा? सेम है या नहीं है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में आइडेंटिकल हैं या नहीं है? देखो सामने और बोलो आंसर। No. क्यों? क्यों? Why? Why the 2 strands are not identical? Can anybody answer? तुम्हारा उसमें सिंपल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हमेशा ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, टी होगा तो ए आएगा। ए और टी आपस में पेयर बना रहे हैं, और जी और सी। तो डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड ए टी जी जी सी टी ए जी है, ये एक स्ट्रैंड है, तो दूसरा क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ए के सामने क्या आता है बोलो? ए होगा तो उसके सामने क्या आएगा? टी। फिर ए है तो क्या आएगा? टी। टी के सामने क्या आएगा? ए। जी के सामने सी। सी फिर जी है तो फिर सी, फिर सी है तो जी, टी है तो ए। ये जो मैं लिख रहा हूं समझ आ रहा है? ये अगर एक स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दे कैन नेवर बी आइडेंटिकल, दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। दे आर एक सीक्वेंस। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ये देंगे, ये 20 बार ये क्वेश्चन आया होगा बोर्ड के पेपर में। एक स्ट्रैंड देते हैं, बोलो दूसरा स्ट्रैंड लिख के बताओ। 5 सेकंड का आंसर है। अगर ए है तो सामने टी होगा, ए है तो टी है, टी है तो ए है। तो ए और टी आपस में पेयर बनाते हैं, और जी और सी। इसको कहीं नोट कर लो, बुकलेट में कहीं भी लिख लो इसको। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में 3 होते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लें कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तुम्हारा आंसर जीसी होगा। समझ आ रहा है पॉइंट? Why GC bond is stronger than AT bond? What will be your answer? Because GC bonds contain more number of hydrogen bonds. More number of hydrogen bond, 3 hydrogen bonds. AT में कितने hydrogen bond हैं? 2. Are the 2 strands of DNA identical? तुम्हारा क्या आंसर है? No, they are not identical due to base pairing. किसके बीच में पेयरिंग हो रही है? A की T के साथ, G की C के साथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों के बीच में ये एक पेयर है, AT एक पेयर है, ये GC दूसरा पेयर है। इन दोनों के बीच में 0.34 नैनोमीटर का फर्क होता है। नैनो होता है 10⁻⁹। तुम्हारे हर सेल के अंदर, ईच सेल इन योर बॉडी कंटेन्स 1 to 1.5 meters ऑफ डीएनए। अगर किसी की बॉडी के सारे डीएनए को एक लाइन में ऐसे लगा दो तो अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। हमारी बॉडी में इतना डीएनए है, because each and every function of the body is being controlled by DNA। ये बिलियन लगे हुए हैं ऐसे एक लाइन में, बिलियन। अब हम सब में बिलियन में से ऑलमोस्ट सारे कॉमन है। ये सीक्वेंस है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जैसे ये ऑर्डर में लगा A G T A C। तुम सोचो 4 लेटर की एक लैंग्वेज है,
हम सब में ये लैंग्वेज ऑलमोस्ट कॉमन है, पर बीच बीच में जहाँ वेरिएशन है, एक इसका सेगमेंट हमारी आंखों का कलर कंट्रोल कर रहा है, एक हमारा स्किन का कलर कंट्रोल कर रहा है, एक हमारा हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके फ्रेगमेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं, और वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? प्रोटीन। तो यहाँ पे जो सेगमेंट लगा होगा, मेरी बॉडी अपने आप वो प्रोटीन बना रही है, पर वो मैसेज इसके ऊपर लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो एक बार, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ टी है, जी है तो सी है। ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है। यहाँ पे क्लियरली तुम्हारे सामने जो लेफ्ट साइड पे फिगर है ग्रीन कलर में, वो स्ट्रैंड्स, वो एसपी चल रहा है, और एस के साथ बेस लगे हुए हैं। 4 ही बेस होते हैं डीएनए में। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नेवर आइडेंटिकल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। तुम जल्दी से ये 4 लाइनें पढ़ो और मुझे बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, जल्दी से रीड करो। क्लियर है पॉइंट? Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हाउ डू वी ग्रो? You can be identified. Somebody can identify you or your lineage through a fragment of your hair, nail, skin, blood, saliva. तुम्हारे हर सेल में डीएनए सेम है। दिस इज हाउ आवर बॉडी ग्रोज। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से फिर वो फिर रेप्लिकेट करेगा 4 सेल। दिस इज हाउ आवर बॉडी इज ग्रोइंग। ऑल स्टार्टिंग पॉइंट सिंगल सेल से। दिस इज आवर बॉडी ग्रोस। अब हर सेल को मेंटेन होने के लिए डीएनए चाहिए, हर के अंदर डीएनए होना जरूरी है। तो तुमने छोटी क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन, जिस तरह हमारी बॉडी ग्रो कर रही है। अब एक सेल 2 सेल बनाएगा तो दोनों को डीएनए चाहिए। तो डीएनए में कैपेबिलिटी है कि अपनी कॉपी बना देता है। तो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल जो बन रहे हैं, दोनों के अंदर सेम डीएनए जाएगा। तुम्हारे हर बॉडी के हर सेल में डीएनए सेम है। जो तुम्हारी मैटरनल और पैटर्नल साइड से आ रहा है वो सेम कैसे हो जाता है? इसके अंदर जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाएगा। एक यहाँ चला जाएगा डीएनए, एक यहाँ चला जाएगा, फिर ये कॉपी बनाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। इस तरह तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है। अब वो कॉपी कैसे बनाता है मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ। अब ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ये सोचो बैकबोन है। बैकबोन में एसपी 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 लगा होता है। ये दूसरी साइड है एसपी 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 ऐसे लगा हुआ है। अब अगर यहाँ पे ए है तो ऑब्वियसली इसके सामने टी होगा, यहाँ सी है तो इसके सामने जी होगा, यहाँ जी है तो इसके सामने सी होगा। दिस इज बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। यहाँ टी है तो इसके सामने ए है, यहाँ जी है तो इसके सामने सी है। मैं ऐसे रैंडमली यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसके सामने ए है। अब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सारे टूट गए, बिल्कुल जैसे हम जिपर खोलते हैं, जिपर की तरह वो ब्रेक होते जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुल गए। ये ए है, इसके सामने टी आ गया, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, इसके सामने सी, इसके सामने जी, इसके सामने ए, और यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट का लिंकेज जुड़ गया। तो एक स्ट्रैंड अपने सामने नया स्ट्रैंड क्रिएट कर रहा है। ये पैटर्न की तरह एक्ट कर रहा है। पैटर्न को टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है और अपने सामने नया स्ट्रैंड बना रहा है। ऐसे ये वाला अपने सामने नया स्ट्रैंड बनाएगा। अगर ये टी है तो यहाँ ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, जी आ जाएगा, टी आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों आइडेंटिकल हैं, ये और ये एग्जैक्टली सेम है। तो डीएनए क्या कर सकता है? अपनी कॉपी बना सकता है। इससे हमारी बॉडी ग्रो करती है। माइटोसिस का प्रोसेस ये होता है। तो अब मैंने फिगुरेटिवली उसको यहाँ पे शो किया है। ये तुम्हें लास्ट पेज पे यहाँ वाले, ये देखो, अब
जो तुम्हें ग्रीन कलर में यहाँ पे नजर आ रहा है, वो नीचे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई तो ग्रीन वाला, लेफ्ट वाला ग्रीन अपने सामने एक पर्पल क्रिएट कर रहा है और राइट वाला ग्रीन अपने सामने एक और पर्पल क्रिएट कर रहा है। अब दोनों को ध्यान से देखो, ओल्ड और न्यू, बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ नीचे, ओल्ड और न्यू दोनों आइडेंटिकल बनेंगे। तो डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है जिस तरह हमारी बॉडी ग्रो करती है। दिस इज माइटोसिस, दिस इज हाउ योर बॉडी ग्रोज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड दैट सेल keeps on subdividing itself and each new cell will have the identical DNA. कोई तुम्हें पूछे तुम्हारे सारे सेल में एक ही डीएनए कैसे आए, क्योंकि एक ही सेल डिवाइड होता जा रहा है। डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट? Yes. ओके। अब डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स हैं? दोबारा बोलो, स्ट्रैंड्स। ये जो चेन हम बना रहे, कितने स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में? दो। दोनों आइडेंटिकल नहीं होते, ऐसे बेस पेयरिंग होता है। इसी तरह आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है। अब मैंने जो बनाया एसपी 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 चल रहा है। आरएनए में 4 बेस होते हैं, ए यू जी सी। आरएनए में टी नहीं होता, उसकी जगह यू होता है। उसमें एक ही स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे जैसे ए लगा हुआ है, यहाँ पे जी लगा हुआ है, यहाँ पे सी लगा है, यहाँ यू लगा है, फिर ए है, फिर यू है, फिर जी है। ये आरएनए है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन आरएनए? तुमने लिखोगे वहां पे इट हैज ओनली अ सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए में जब तुम उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, बैक्टीरिया हो, शीप हो, ह्यूमन हो, किसी का भी डीएनए, जितना ए होगा ना उसके अंदर उतना ही टी होगा, पक्का है ये, क्योंकि हमेशा ए के सामने टी आता है, टी के सामने ए आता है। जितना जी होगा उतना ही सी होगा, ज्यादा कम नहीं हो सकता। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए का हाइड्रोलिसिस करो, एटी हमेशा सेम होगा, जीसी हमेशा सेम होगा, क्योंकि जी के सामने सी आता है और सी के सामने जी आता है। आरएनए में ऐसा कोई लिंक नहीं है। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड है। अब आरएनए में कोई जरूरी नहीं है कि जितना ए हो उतना ही यू हो, जितना जी हो उतना ही सी हो। और तुम्हें पूछेंगे क्यों, तो तुमने वहां क्या लिखना है कि आरएनए में कितने स्ट्रैंड हैं? सिर्फ एक। तो इसमें बेस पेयरिंग का सवाल ही नहीं उठता। देयर इज नो बेस पेयरिंग इन आरएनए। बेस पेयरिंग सिर्फ किस में होता है? डीएनए में, बिकॉज इट हैज 2 strands and RNA is only single stranded. Are you getting this point? Yes, sir. ये Yes. एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए में बेसिस जो आते हैं उसमें लिंक क्यों नहीं। एक एक लाइन में तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, एक बार यहां से पढ़ो। इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए से लेकर ऑप्टेन तक, एक बार ये जो हाईलाइटेड है एक बार पढ़ो इसको बिल्कुल केयरफुली, आराम से। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तुमने अंडरलाइन करना है सिंस से। Since there is only one strand involved, there is no base pairing in RNA. So when RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different bases obtained. But in DNA, A will always be equal to T, G will always be equal to C. ये आ रहा है आप लोगों को समझ? Yes, sir. अब आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने प्रिंट किए हुए हैं, इस पे मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब मैंने बता चुका हूं तुम्हें। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, पहला पॉइंट देखो। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी शुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सी लिखा है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं उसको। आरएनए की शुगर राइबोज होती है, तो दोनों की शुगर सेम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन द शुगर इटसेल्फ। डीएनए में साइटोसिन, थाइमिन सीटी, ग्वानिन और एडेनिन AGCT है। आरएनए में साइटोसिन, यूरासिल है थाइमिन की जगह, ग्वानिन और एडेनिन है। तो इसके 4 बेस अलग हैं, उसके 4 बेस अलग हैं, सेम नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बेस कितने बनते हैं? दोनों को ऐड करके कितने बेसिस हैं टोटल? 5। ATGCU समझ आ रहा है? Yes. आरएनए में टी नहीं है, डीएनए में यू नहीं है। तुमने सिर्फ इतना याद करना, बाकी तो कॉमन ही। और बेसिस को हमने 2 फैमिलीज में डिवाइड किया, प्यूरिन्स, पैरामिडेंस, वो भी मैं बता रहा हूँ।
डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और रेप्लिकेट कर सकता है। आरएनए प्राइमरली साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस से बाहर, एंड यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट। ये डिफरेंसेस आपने याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद करना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अभी तक जो मैंने क्लास में पढ़ा है, अभी तक डीएनए के दो फंक्शंस में आपको पढ़ा चुका हूं। एक, उससे प्रोटीन बनता है जो बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए। दूसरा, वो रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज माइटोसिस। दिस इज हाउ आवर बॉडी विल ग्रो, एंड इट फॉर्म्स प्रोटीन्स विच इज प्राइमरली रिक्वायर्ड फॉर अगेन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब तीसरा सबसे सिग्निफिकेंट डीएनए का रोल, सबसे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लाइक बिगेट्स लाइक। तो ह्यूमंस विल गिव बर्थ टू ह्यूमंस। Humans will not give birth to a giraffe or an elephant or a crocodile or a bee or something like that. This is the identity of the species. एक species अपने species को birth देगा, ये हमारी identity है। This is stored in our DNA. तो हमारा और जिराफ का DNA सेम नहीं होगा। Giraffe is going to give birth to a giraffe, not a human. This is the storehouse of the identity of the organism, which is carried from one generation to the next generation. तो यहाँ पे अब चेक करो, ये तुम्हें बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 पॉइंट हैं, जल्दी से पढ़ो इसको। पहला फंक्शन क्लियर है सबको? Yes, sir. रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेकंड, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की वजह से क्या होगा? सेल डिवीजन। दिस इज आवर बॉडी विल ग्रो। थर्ड पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। These are the 3 functions of DNA. DNA और RNA में तुम्हें डिफरेंसेस समझ आ गए? Yes, sir. अब तुम ये बताओ, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का तुम्हें DNA मिला और तुमने उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, पूरा उसको ब्रेक कर दिया, सारे, तो कौन सी 3 चीजें मिलेंगी तुम्हें? You'll get 3 things. शुगर, और क्या मिलेगा? Base and phosphate. बेस एंड फॉस्फेट। तो ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है। तुम यहाँ 2-3 पेज पीछे आ जाओ, पेज 71 निकाल लो, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, इस पे मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। व्हाट डज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए गिव यू? ये एक बार रीड कर लो। जो शुगर मिलता है उसमें 5 कार्बन होते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड पेंटोज शुगर। यू गेट नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस। टोटल 5 बेस हैं, 4 आरएनए में, 4 डीएनए में, टोटल 5 हैं। And the third thing that you end up with on complete hydrolysis is phosphoric acid. मार्क कर लिया सबने? दोनों डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर मोनोमर से बना होता है, मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड, तो उनको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अंडरलाइंड है, सिंस न्यूक्लिक एसिड, ये वाला पार्ट जो अंडरलाइंड है, पढ़ लो एक बार इसको। न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों डीएनए और आरएनए में शुगर सेम नहीं होती है, एक ओ का फर्क होता है। अब इसमें बीटा का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ये आपके कोर्स में है, ये हमने करना है कार्बोहाइड्रेट्स में। पर फिलहाल तुम ये नाम अंडरलाइन कर लो, ये डीएनए की शुगर है और ये आरएनए की शुगर है, दोनों सेम नहीं होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ बेसेस, कितने बेस हैं टोटल? जल्दी बोलो फटाफट, फुल स्पीड। 5.
प्यूरिन्स और पैरिमिडाइन्स में डिवाइड किया हुआ है। प्यूरिन्स में नंबर ऑफ लेटर्स कम है, छोटा है वो, उसमें बेस भी कम होते हैं, उसमें 2 होते हैं, AG। पैरिमिडीन्स में ये लंबा वर्ड है, इसमें ज्यादा लेटर्स हैं, इसमें 3 होते हैं, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन। तो प्यूरिन पैरामिडीन के साथ ही पेयर करेगा, A T के साथ पेयर करता है, G C के साथ पेयर करता है। तो ये आपने याद करना है, प्यूरिन्स में कौन से आते हैं, पैरिमिडीन्स में कौन से आते हैं। अब जो 3 चीजें जुड़ी होती हैं शुगर के साथ, बेस और उसके शुगर के साथ ही फॉस्फेट, उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये बेसिक यूनिट है। एनसीईआरटी में जबरदस्ती उन्होंने न्यूक्लियोसाइड भी दिया हुआ है। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं सिर्फ, शुगर और बेस, फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है इसमें। दोनों डेफिनेशन पढ़ लो फटाफट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ क्या डिफरेंस है। बोलो अब, साइड और टाइड में क्या फर्क है? phosphate. सिर्फ फॉस्फेट का डिफरेंस है, बाकी सब क्या है उनमें सेम है। क्लियर है? Yes, sir. ओके अब ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, यूरासिल बेसिस 5 बेस है, पांचों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दोनों शुगर के, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इनमें से आपने कोई भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे मैंने सपोज ये ऑर्डर लिखा है ACGTGC, इस ऑर्डर में ऐसे बिलियन जुड़े हुए हैं। ये जो ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम सब में ये ऑर्डर आइडेंटिकल नहीं हो सकता बिकॉज हम सबकी शक्लें मैच नहीं करेंगी। कई बार ट्विंस, क्योंकि उनकी मैटरनल और पैटर्नल साइड सेम होती है, especially the identical twins, they look alike, a very slight minute differences which is the variation. अगर क्लोनिंग करते हैं, वो क्लोन बनाने का मतलब होता है एग्जैक्टली डीएनए की कॉपी कर दो। अगर क्लोन करोगे तो उनकी शक्ल एग्जैक्टली सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। तो ये जो ऑर्डर में लगे हुए हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक काम करती है, उसकी वजह से हमारी एक स्पेसिफिक शक्ल है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है ऑर्डर ऑफ बेसिस। पिछली क्लास में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, दैट वाज द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये फर्क होता है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर में था स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड, इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच दीज बेसिस आर स्टैक्ड। तो यहाँ पे अब रीड करो, जस्ट रीड दिस पार्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो अंडरलाइंड है वो इंपॉर्टेंट है, पूरा रीड करो तुम, सारा का सारा पढ़ो जल्दी से। संडे को आप लोगों का टेस्ट है, फर्स्ट 14 क्लासेस का। द टेस्ट विल बी ईदर एट 9:30 or 10 o'clock. Prepare for that test, and that is only online. All the students have to prepare or appear online on the on Sunday. Either it's 9:30 p.m. or 10 p.m. I'll let you know. Primary structure of nucleic acid. Have you read that? Yes, sir. समझ आ रहा है सबको प्राइमरी स्ट्रक्चर तक? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? अब तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए का हाइड्रोलिसिस करोगे, ए और टी और जी और सी बराबर आएंगे, वो रूल है। ये पढ़ो, यहाँ पे रूल जो लिखा हुआ, एक बार रीड करो इसको। इस रूल को यूज करके वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों में बेस पेयरिंग होती है। दैट मॉडल वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। इसमें एक पार्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम सिर्फ यहां से लेकर यहां तक पहले रीड करो, बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऊपर से मत पढ़ना, वो नहीं समझ आएगा। पहले तुम यहां से लेकर यहां तक रीड करो, जो मैंने हाईलाइट किया है इसको एक बार पढ़ो और मुझे बताओ ये समझ आता है कि नहीं आता।
आ रहा है समझ जो लिखा हुआ? Yes, sir. इसमें वही है कि बेस पेयरिंग होता है, ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में 3। सबको समझ आ रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. अब ध्यान देना, जो इसमें ट्रिकी पॉइंट है, जहां पे हल्का सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लास्ट पार्ट है क्लास का, यू जस्ट हैव टू गिव मी 5 more minutes। एसपी ऐसे जुड़ा हुआ है, सोचो ये बैकबोन में, ये बैकबोन है, तो इसमें ऐसे है ना कि एस पी ऐसे चल रहा है, और हर एस के साथ बेस लगा हुआ है, ये बैकबोन ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इसके साथ बेस लगा हुआ है। अगर डीएनए है तो 4 ATGC कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त इस शुगर के, जो मैंने सर्कल किया है इस शुगर को, इसके एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड इसका नीचे फॉस्फेट के साथ है, और एक इसका बॉन्ड बेस के साथ है। तो इसके 3 बॉन्ड बने होंगे, 3 जगह से बेसिकली वाटर निकला। इसके 3 कार्बन जो कनेक्टेड हैं, शुगर का फर्स्ट कार्बन हमेशा बेस के साथ जुड़ा होता है। ये 5 कार्बन वाला शुगर है पेंटोज, इसका 3rd कार्बन फॉस्फेट के साथ होगा, और इसका 5th वाला भी फॉस्फेट के साथ होगा। तो 135 जुड़े होते हैं। तो अब अगर मैं इस पूरे बैकबोन के एक एंड पे पहुंचू, ये लास्ट शुगर पे मैं पहुंचा, तो फर्स्ट वाला बेस के साथ है, ये 3 के साथ है, ये 5 के साथ है। तो जो ऊपर वाला फॉस्फेट है वो 5 के साथ जुड़ा हुआ। तो जो लास्ट शुगर होगा, बिल्कुल लास्ट इसमें एंड में होगा, अगर ऊपर वाला 5 के साथ जुड़ा है तो नीचे वाला 3 के साथ जुड़ा होगा फॉस्फेट। ये पॉइंट समझ आ रहा है? अरे 1 के साथ तो बेस लगा हुआ है, फॉस्फेट 3 और 5 के साथ है। अगर टॉप वाला फॉस्फेट 5 वाले के साथ है, तो लास्ट वाला किसके साथ जुड़ा होगा? 3 वाले के साथ। तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे अगर 5 वाले के साथ जुड़ा है तो यहाँ 3 वाले के साथ जुड़ा है। जो दूसरा स्टैंड है वो 3-5 होता है। दे आर नॉट पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल। मैथ्स में एंटी पैरेलल का मतलब है पैरेलल लाइंस हैं बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसमें एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। इसका अगर 5th वाला है तो इसका उसके सामने 3rd वाला होगा, 5th नहीं होगा। तो अब इसके बाद तुम अब यहां से लेकर यहां तक पढ़ो, अब समझ आएगा। एक बार रीड करो इसको। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज फ्री फॉस्फेट रेसिड्यूज एट 3- और 5- पोजीशंस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड। एंटी पैरेलल है आपस में, पैरेलल नहीं है कभी भी वो। ये पॉइंट समझ आया सबको? Yes. फ्री फॉस्फेट रेसिड्यूज इसलिए बोलते हैं, वो रिएक्ट कर चुके हैं, उसमें से वाटर निकल चुका है। ओके, ये तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। इन द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ शुगर फॉस्फेट यूनिट्स एंड द बेस यूनिट्स ऑफ ईच स्ट्रैंड आर पॉइंटेड इन द इंटीरियर। अंदर की तरफ होते हैं ताकि उनमें पेयरिंग हो सके। तो ये हमारा डन है। वॉटसन क्रिक मॉडल आता है तो ये लिख के आना तुमने। ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो, ये अभी तुमने रीड किया था यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है तुमने। ये अंडरलाइन होना चाहिए ये वाला पार्ट, सिंस से लेकर यहाँ तक। अब लास्ट चीज क्या है, 3 तरह के आरएनए होते हैं। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है पर 3 आरएनए हैं, उनके नाम तुमने याद करने हैं, इतना डिटेल में। mRNA वो है जिसपे कोड लिखा हुआ है, इस पे डीएनए ने कोड लिखा है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। टीआरएनए अल्फा अमीनो एसिड को लेके आता है, इसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। इसकी ड्यूटी है अल्फा अमीनो एसिड को लेके आएगा ताकि प्रोटीन बन सके। mRNA का मतलब है मैसेंजर आरएनए, इस पे मैसेज लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोटीन बनना है। और प्रोटीन बनेगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। अब सारे कहाँ इकट्ठे हों सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए? कोई जगह डिसाइडेड होनी चाहिए ना जहाँ पे सारे अल्फा अमीनो एसिड मिले, mRNA हो। वो पार्टिकल होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आरएनए से बने हुए हैं। इस पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इस पे कोड लिखा हुआ है, और अल्फा अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आता है। इनके रोल तुम्हें नहीं पूछ सकते, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तुमने सिर्फ ये पार्ट याद करना है। ये पढ़ो जरा, ये लास्ट 2 लाइनें खत्म है, इसके बाद आज की क्लास। ये रीड करो।
ये आ रहा है समझ? Yes, sir. कोड किस पे लिखा हुआ है? mRNA. राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बना रहा है जिसपे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और अल्फा अमीनो एसिड कौन लेके आएगा? टीआरएनए. उसका नाम ही है ट्रांसफर आरएनए. तो ये अब जो मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता. ये उसका बेसिक फिगर है, यहाँ नीचे बना हुआ है तुम्हारे. दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस. डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए ने कोड किया एमआरएनए में, अल्फा अमीनो एसिड को लेके आएगा यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, देखो टीआरएनए प्लस अल्फा अमीनो एसिड, टीआरएनए अल्फा अमीनो एसिड को लेके आएगा, और ये सब कुछ हो कर रहा है राइबोसोम्स पे. राइबोसोम आरआरएनए से बने हुए. इसको याद नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए. अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान से, यहाँ से हमने बेसिक न्यूक्लिक एसिड शुरू किया. उससे पहले तो डिनेचरेशन था, छोटा सा टॉपिक. न्यूक्लिक एसिड में ये याद होना चाहिए, ये बॉक्स टिक्ड होना चाहिए तुम्हारा. शुगर दो तरह के हैं, बेसिस दो हैं, प्यूरिन्स पेरीप्यूरिन्स में दो आते हैं, पेरीमिडिन्स में तीन. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होता है फॉस्फेट का. प्राइमरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बेसिस जैसे स्टैक्ड हैं. हम सब का 99.9% प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम होगा. डीएनए में जितना ए होता है उतना ही टी होता है, जितना जी होता है उतना ही सी होता है. इसको यूज करके वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था. ये मॉडल तुमने याद करना है. इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ से इंपॉर्टेंट है. ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, फिर से ये मार्क्ड होना चाहिए इंपॉर्टेंट. ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, फिर से यहाँ से मार्क्ड होना चाहिए सिंथ से लेकर. ये फिर से बैक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, चारों पॉइंट. और लास्ट है, व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीशीज, रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, अभी हमारा ये पोर्शन कंप्लीट है. नेक्स्ट क्लास that will be on Monday. Sunday you have your test. Monday we'll starting with carbohydrates. ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना. और कोई डाउट्स हैं किसी के? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एनीबॉडी, एनी डाउट्स? चलो ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर. Sunday you have your test. You will get the schedule at what time exactly the test is there. Please study for your test. First 14 classes of organic chemistry. Chalo, take care. Good night. Thank you.